अस्सलामुअलैकुम। मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल का था जब हम पहली दफ़ा उस घर में शिफ्ट हुए जो शहर के बाहर एबटाबाद के एक छोटे इलाके में था। घर के पीछे एक घना जंगल था। मेरे वालिदैन को शुरू से शक था कि जंगल के साथ में घर लेना ठीक होगा या नहीं। उन्हें डर था कि कोई जंगली जानवर हमारे घर ना आए या हमारे जो पेट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, और ये भी कि हम में से कोई ज़्यादा जंगल के अंदर ना चला जाए और खो ना जाए। मगर घर सस्ता था। मेरे वालिद को वो घर पुरसुकून लगा था। मेरी वालिदा को घर की सूरत शक्ल बहुत अच्छी लगी। मैं और मेरे बहन भाई बैकयार्ड में खेलने और जंगल एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पहली दफ़ा हमें कुछ अजीब तब लगा जब हमारे कुत्ता जंगल से बहुत ज़्यादा घबराने लगा। वो कभी भी जंगल के अंदर नहीं गया। अगर उनकी कोई चीज़ जैसे उनका कोई खिलौना वगैरह दरख्तों से आगे चला जाता था जो कि जंगल की हदूद में होता था, तो वो वहाँ जाकर उसे वापस लेकर नहीं आते थे। अगर हम में से कोई अंदर चला जाता तो वो बेचैन होकर इधर उधर घूमते रहते जब तक हम वापस ना आ जाते। पता नहीं वो हमारे पेट्स को क्या मसला था। कभी कभी हमें लगता कि वो जंगल के किसी हिस्से को देख रहे हैं और बेचैन है। कभी गुर्राते, कभी भौंकते थे, लेकिन हमें वहाँ कभी कुछ नज़र नहीं आता। एक दफ़ा मेरे भाई ने कुत्ते को हाथ में उठाकर जंगल में ले जाने की कोशिश की, उसका डर शायद ख़त्म करने के लिए कि यहाँ कुछ खौफनाक नहीं है, लेकिन कुत्ता उसके हाथ से छूट गया और सीधा घर की तरफ भाग आया। अगर हम शाम को बैकयार्ड में होते जब अंधेरा होने लगता तो जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं, जैसे कोई लकड़ी तोड़ रहा हो या शाखें हटाई जा रही हों। अगर हम आवाज़ लगाते तो कोई जवाब नहीं आता, लेकिन टॉर्च की लाइट घुमाते वक्त कभी कभी एक झलक मिलती, बस एक लम्हे के लिए, जैसे कोई आदमी अंधेरे में चल रहा हो। इसके बाद हमारे वालिदैन ने जंगल में जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी, ख़ासकर रात को। दिन के वक्त भी हमें घर की नज़र से दूर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी बहन के कमरे की खिड़की से बैकयार्ड और उसके आगे जंगल दिखाई देता था। उसने एक रात देखा कि एक साया बैकयार्ड के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है। उसका कहना था कि उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो ज़मीन पर ठीक से खड़ा ना हो और आदमी से ज़्यादा लंबा हो। थोड़ा उलझन भरा लग रहा था वो साया जैसे। उसका यकीन था कि वो सीधा उसकी तरफ देख रहा था। उसने वालिद को पुकारा कि कोई आदमी बैकयार्ड में उसकी तरफ घूर रहा है। वालिद भागकर बाहर गए और जब टॉर्च की लाइट जलाकर वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, तो वो बस गायब हो गया जैसे। रात के वक्त पिछले दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती थी हमें, लेकिन कोई होता नहीं था वहाँ पर। वालिदैन समझाते कि मोहल्ले के लड़के मजाक कर रहे हैं शायद, इसलिए वो दरवाज़ा खटका कर भागते हैं। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, दस्तक बहुत ज़ोर से हुई थी उस वक्त। वालिदा ने कुछ कहा कि शायद कोई बारिश से बचने के लिए खड़ा हो, कोई मदद चाहता हो शायद। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था वहाँ पर, और बारिश के बावजूद कोई गीले पाँव की निशानात भी नहीं थे वहाँ पर। ये दस्तक कभी कभी महीने भर रुक जाती थी, फिर अचानक दोबारा शुरू हो जाती थी। फिर अचानक वालिदा ने सिक्योरिटी कैमरा लगवा लिए। दरवाजे पर कभी कोई नहीं दिखा, लेकिन कैमरे ने एक और अजीब चीज़ रिकॉर्ड की। 3 साल गुजरते ही मेरे भाई रात को नींद में चलने लगे। हर दफ़ा वो पिछले दरवाजे से निकल कर जंगल की तरफ जाता। वालिदा, जैसे आपको पता है कि माँ की नींद तो वैसे भी कच्ची होती है, दरवाज़ा खुलते ही भागकर उसे रोक लेती थी। 4-5 बार ऐसा होने के बाद भाई ने कहा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखे कि क्या करता हूँ मैं उस वक्त। रिकॉर्डिंग में दिखा कि वो बरामदे पर रुककर जैसे किसी की बात सुन रहा हो, फिर सिर हिलाकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगता, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। एक शाम वालिद बैकयार्ड में थे कि बहन की आवाज़ जंगल से आई, जैसे वो परेशान हो। वालिद भागकर घर में आए, टॉर्च ली और दोबारा जंगल की तरफ गए। वहाँ कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन वापस आए तो बहन तो घर के अंदर ही थी। कुछ महीने बाद मुझे भी जंगल से वालिदा की आवाज़ आई जब मैं कुत्ते के साथ था। उन्होंने कहा कि उनका दुपट्टा शाखों में अटक गया है, मदद करो। मैं जाने लगा तो कुत्ता ज़ोर से भौंकने लगा। वालिद ने खिड़की से देखकर मुझे पुकारा कि वालिदा तो अंदर है, जल्दी वापस आओ, कहाँ जा रहे हो। इसके बाद वालिदैन ने बैकयार्ड के इर्द गिर्द चारों तरफ दीवारें बनवा दी। दीवारें बनने के बाद से लेकर हमारे छोड़ने तक हालात और ख़राब हो गए। दरवाजे पर दस्तक, खिड़कियों पर थप थप, जैसे कोई चक्कर लगा रहा हो उस घर के इर्द गिर्द।
दीवारों के बाहर से खरोंचों और घसीटने की आवाज़ें आने लगीं। भाई के नाइट टेरर्स बढ़ गए। एक रात जब सब सो रहे थे तो भाई सीधा बैकयार्ड की तरफ गया और वो दीवार पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगा, जैसे उसने जंगल की तरफ जाना था। आखिरी सुबह जब हम वहाँ थे, हमारी आखिरी सुबह उस घर में, पिछले दरवाज़ा खुला हुआ था। कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि वो अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। उस घर से निकलने के बाद भाई के नाइट टेरर्स और नींद में चलना कम हो गया, लेकिन उसे अब भी रात को खौफनाक सपने आते थे और बहुत ज़्यादा घबराहट रहती थी। कुछ दिन पहले उसने कॉल करके पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि आखिरी रात जब दरवाज़ा खुला तो जो भी था वो अंदर आ गया था। उसने मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि वो दिल से परेशान है। मैं भी अब तक अंधेरी जंगलों के पास जाने से घबराने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसे मौका मिलता तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकता था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं 14 साल का था तो मैं अपने घर वालों के साथ कराची के एक मसीही इजलास में गया जो क्लिफ्टन के एक पुराने गिरजाघर में होता था। ये एक ख़ास रात थी जहां लोग बच्चों के लिए छोटी छोटी स्टॉल्स लगाते थे। मिठाइयाँ, केक और मुख्तलिफ़ गेम्स का इंतज़ाम होता था। हम दोपहर में ही पहुंच गए थे क्योंकि हम वॉलेंटियर थे जो बूट्स लगाने में मदद करते थे। मैं असल में इसलिए ज़्यादा खुश था कि मुझे ये काम करने में मज़ा आता था। बूथ सेट करने के बाद मैं गिरजाघर के बड़े हॉल के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। वहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता था और सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो सूरज का ढलता हुआ मंजर। मैं अपनी छोटी म्यूज़िक डिवाइस निकाल कर गाने सुन रहा था कि अचानक एक आदमी मेरे पास आया और बातचीत शुरू कर दी। मैं ज़्यादा मिलनसार इंसान नहीं था, इसीलिए आमतौर पर किसी से कुछ ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता था, लेकिन इस आदमी की बातों में एक अजीब गर्माहट थी, जैसे पुराना दोस्त हो मेरा। बातों बातों में मैंने पूछा कि क्या वो नया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। उसने कहा कि वो यहाँ सालों से आता था, लेकिन एक वाक़या होने के बाद छोड़ दिया। जब मैंने वाक़या पूछा तो उसने थोड़ा रुक कर कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान समझ जाता है कि वो आम नहीं होती, और ऐसी चीज़ों में कभी जांच ना करो जो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। मैं समझ नहीं सका तो उसने कहा कि तुम बाद में समझ जाओगे जब बड़े हो जाओगे। मैंने अपनी डिवाइस की तरफ देखा, फिर ऊपर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। सिर्फ चंद लोग स्टॉल्स तैयार कर रहे थे। वो आदमी न जाने पता नहीं कहाँ और कहाँ गायब हो गया था। कुछ महीने बाद मैं गिरजाघर के अंदर बैठकर ऊपर वाले फ्लोर पर अपना वॉलंटियर का काम कर रहा था। ऊपर फ्लोर पर बच्चों के डे केयर होते थे। जब सर्विस ख़त्म होती तो वॉलंटियर बच्चों को नीचे ले जाते थे और मैं हर कमरे की लाइट बंद करके देखता कि कोई बच्चा वहाँ रह तो नहीं गया। उठने से पहले पोस्टर ने एक आने वाले जनाजे का जिक्र किया। दोनों तरफ बड़ी स्क्रीन्स पर उस शख्स का चेहरा था जिसे मैं उस दिन मिला था, जो कि थोड़ी देर में ही गायब हो गया था। मैं हैरान रह गया। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया तो एक और वॉलंटियर ने कहा कि सब बच्चे नीचे ले जाए जा चुके हैं। उसने देखा कि मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मैं लाइट्स बंद करने लगा। ऊपर वाले फ्लोर पर एक लंबी गैलरी थी जिसमें दोनों तरफ कमरे थे और आखिर में एक बड़ा कमरा था जिसका एक बड़ा शीशा था। मैं हमेशा उसके ब्लाइंड्स खुले रखता था ताकि लाइट हालवे में आए और डर कम हो। मगर इस दफ़ा जब मैं आखिरी कमरे के बाहर निकलने लगा तो दिल घबरा गया मेरा। ठंड सी लगने लगी, जैसे अंधेरे कमरों में कोई इंतज़ार कर रहा हो मेरा। मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक 2 कमरे आगे एक छोटे बच्चे का सर दरवाजे से झांकता हुआ नज़र आया मुझे। वो चंद सेकंड तक दिखा, फिर अंदर चला गया। मैंने पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहाँ से डर कम हो गया और मैं फ़ौरन उस कमरे तक गया। लाइट जलाई और ढूंढा उसको, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर से डर लगने लगा मुझे। लाइट बंद की और बाहर निकला तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। आखिरी कमरे के शीशे से हालवे में आती रोशनी अचानक एक बहुत बड़ी
काली शक्ल में दिख रही थी, जैसे वहाँ बहुत लंबा साया हो। कह लो कि काले कलर से भी स्याह था। धुंधला सा नक्श हिलता हुआ नजर आ रहा था। मैं इतना डर गया कि भाग गया वहाँ से। सीढ़ियाँ उतरते वक्त एक गार्ड ने रोका कि भागो मत, लेकिन जब मैंने बताया कि क्या देखा तो उसने मुझे पागल समझा। घर वापस आते हुए मैंने अपने वालिदैन को ये सब बताया, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। मगर मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने जो देखा वो हकीकत था और आज तक मुझे डराता है वो। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरी कहानी 21 जुलाई 2009 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुई। सिर्फ 15 दिन बाद मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गया मैं। एक दिन वो प्लान कर रहे थे बाहर जाने का, मेरी बहन और उसका शोहर। मेरा 1 साल का भतीजा भी था और जिसके साथ मैंने उस घर में स्टे करना था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे अपने साथ किताबों वाली दुकान में भी ले जाऊंगा। मेरा बहनोई ने म्यूज़िक लगाया हुआ था जब वो तैयार हो रहे थे, लेकिन अचानक सीढ़ियों का गाना बदल कर पुराने किस्म के कुछ गाने बजने लगे। न जाने क्यों, लेकिन ये कभी हुआ नहीं था ऐसा। खुद ब खुद ही वो रेडियो चेंज हो गया था। ये कोई इलेक्ट्रिकल मसला भी नहीं था। मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था किताबों वाली शो पे जाने के लिए। बहन ने अब तक मुझे नहीं बताया था कि वो चले गए हैं या नहीं, तो मुझे लगा कि वो अभी घर पर ही हैं। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो मुझे अंदर से बहुत साफ आवाज़ आई, बस 1 मिनट। मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा, फिर दोबारा नॉक किया तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसका नाम पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे की रोशनी ऑन थी, मगर अंदर कोई नहीं था। जब मैंने बाहर देखा तो गाड़ी भी नहीं थी। मेरे अंदर का खौफ बढ़ गया। मैंने भतीजे को तैयार किया और हम किताबों की दुकान चले गए। बहन के पास सिर्फ एक ही चाबी थी जो उसने मुझे दी हुई थी उस घर की, क्योंकि मैंने उनसे पहले वो घर वापस आ जाना था। मैं कुछ देर बाद वापस आया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो किचन में से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। मैं भागकर किचन में गया तो देखा कि सिंक का नलका खुला हुआ है और किचन में पानी पानी हुआ था। ये नलका हालांकि मैंने खुला नहीं छोड़ा था और ना ही मेरी बहन मेरे पीछे इस घर में दोबारा आई होगी, क्योंकि चाबी ही एक थी। उस रात बहन और बहनोई थोड़ा लेट आए तो मैंने अकेला घर पर बच्चों के साथ रहने का फ़ैसला किया। मैंने ड्राइंग रूम में अपना सेटअप बनाया पूरा और फिल्म देखने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने चारों बच्चों को कहा कि अपना अपना कमरा साफ़ कर लो जो उन्होंने गंद फैलाया हुआ है। लेकिन मेरी 3 साल की भांजी ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, उसकी अलमारी खुद ब खुद खुल रही है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। उस रात तकरीबन 11 बजे बहन और बहनोई वापस आए। सब सो गए मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फ़िल्म देखने लगा दोबारा। इतनी में बहनोई का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और वो घबराए हुए बाहर आया। उन्होंने कहा कि सोते वक्त किसी इंसान ने उनका पाँव पकड़ लिया। न जाने ये क्यों हुआ था, या उनका कोई ख्वाब था या उनकी गलत फहमी, ये मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत वाक़यात हुए हैं। 28 जनवरी 2010 को मेरी भांजी का बर्थडे था। हमने तस्वीरें खींची और बाद में देखा कि हर तस्वीर में उसके सर के ऊपर एक रोशनी का गोला टाइप है, चाहे वो अंदर हो या बाहर। हमें पूरा यकीन था कि ये कोई ना कोई गायबी चीज़ है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये खौफनाक नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये गहरी और अजीब यादगार थी कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज़ दिन रात सफ़र पर होता हूँ अपने काम के लिए, और एक रात का वाक़या जो मैं कभी नहीं भूल सकता वो उस वक्त का है जब मैं सिंध के एक दूर दराज इलाके से गुज़र रहा था। वो पूरा 400 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 1-2 लाइन वाली सड़क पर था। जब मैं गोटकी से निकल रहा था, मौसम अचानक ख़राब होने लगा। मैंने अपनी बीवी को कॉल की और उसे बताया कि आंधी और तूफ़ान हवाओं की वार्निंग दे गए हैं और कुछ इलाकों में तूफ़ान आने के इम्कानात भी हैं। मैंने उसे कहा कि जैसे ही मैं किसी महफूज जगह पहुंचूंगा उसे दोबारा कॉल करूंगा। मैं पहले ही 13 घंटे की ड्यूटी कर चुका था
ट्रक चलाने से पहले, इसलिए मैंने एक ढाबे से खाना लिया और चाय ली ताकि होश में रहूं। अगर किसी ने कभी रात के वक्त 150 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी सिर्फ खेत और सख्त ज़मीन के दरमियान तय की हो तो वो समझ सकता है कि ये कितना थकान देने वाला होता है। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा होता है, और अगर मौसम ख़राब हो तो ये और भी खौफनाक लगता है। मैं लगभग 40 किलोमीटर चला था कि अचानक ओले गिरने लगे, यानी वो बारिश होती है और बर्फ़ के जो गिरते हैं। मैं सिंध से हूँ, इसलिए मुझे पता था कि जुलाई के महीने में अगर ओले गिरें तो इसका मतलब है कि कहीं आसपास तूफ़ान आ सकता है। मैंने ट्रक रोड के किनारे रोका। ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना किसी और गाड़ी की हेडलाइट्स। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने पैसेंजर साइड का शीशा नीचे किया और टॉर्च बाहर रखकर आसमान में किसी तूफ़ान का निशान ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर जब मैंने ड्राइवर सीट की तरफ देखा तो मेरा खून सूख गया। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। वहाँ शीशे के बिल्कुल साथ एक चेहरा चिपके हुए था, एक आदमी का चेहरा। वो मुस्कुरा रहा था। वो लंबा था, उसका रंग हद से ज़्यादा सफ़ेद था और आंखें अंदर ढसी हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वो अजीब थी। उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी बूढ़े का मंजर हो। मैं चीख पड़ा, लेकिन एक सेकंड में वो गायब हो गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने फ़ौरन ट्रक को गियर में डाला और वहाँ से निकल गया। हमारे काम की गाड़ियों में हमेशा सामने और पीछे कैमरास लगे होते हैं जो हर वक्त रिकॉर्डिंग करते हैं। जब मैं एक महफूज जगह पर रुका तो मैंने अपनी बीवी को कॉल की, लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डराना नहीं चाहता था या उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कॉल बंद करने के बाद मैंने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाला और रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। ना वो आदमी सामने के कैमरे में आया, ना पीछे के। आज तक मैं खुद से कहता हूँ कि शायद मेरी थकान ने मुझे धोखा दिया हो, या मेरी आँखों का धोखा हो ये। लेकिन उस रात के बाद से मैंने कभी भी उस रात वाली सड़क पर दोबारा सफ़र नहीं किया, जब तक कि मजबूरी ना हो। शायद मैं सिर्फ थका हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ियाँ कोई बड़ा ट्रक नहीं होती हैं। ये सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं जिनमें कैमरास और जीपीएस होता है, सिर्फ इंश्योरेंस के लिए। हमें किसी कानून का इतना प्रेशर नहीं होता कि हम रात भर गाड़ी चलाएं। अगर कभी ज़्यादा थकान महसूस करता हूँ तो किसी होटल में रुक जाता हूँ। मैं अपनी या किसी और की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालता। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पैरानॉर्मल कहानियों की एक लंबी लिस्ट है, जिनमें से कुछ ने मुझे इतना डरा दिया कि आज तक उनका असर नहीं जाता मेरे से। मैं अब 27 साल का हूँ और लाहौर में रहता हूँ, और यही सब कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरा पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उस वक्त है जब मैं सिर्फ 6 से 7 साल का था, लगभग 1996 या 1997 के आसपास। मुझे रात को डरावने ख्वाब आने लगे। मैं सपने में काले साए जैसे कुत्तों को देखता था, और सपने में मेरे एक पड़ोसी का कुत्ता जो छोटा सा था मेरे कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर आता और मुझे बचा लेता। वक्त गुजरता गया और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपने सपने से उठकर असल में उस साए को देखता कि ये मेरे पास है। पहले मुझे लगा कि ये हमारा कुत्ता है क्योंकि वो भी छोटा था, लेकिन ये वो नहीं था। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा और मैं चिल्लाता हुआ अपनी माँ को भी बुलाता। माँ परेशान हो गई थी और मुझे नींद की कमी होने लगी थी, तो मुझे लाहौर के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन टेस्टों में कुछ नहीं निकला। फिर भी ये होता रहा और मुझे गहरी बेचैनी का रोग लग गया जो आज तक है। मैंने कभी अपनी माँ के सिवा किसी को नहीं बताया, क्योंकि छोटी उम्र में मैं ही समझ गया था कि लोग मुझे पागल कहेंगे। फिर हमने उसी एरिया में गली के सामने वाले घर में शिफ्ट किया और मेरे दोस्त का ख़ानदान वहाँ आया, जो कि मेरे दोस्त का ख़ानदान था। अब वो हमारे पुराने घर में रहता था। तो कुछ साल बाद मेरे दोस्त ने मुझे वही बताया जो मेरे साथ होता था। उस घर में कुछ ऐसा था। क्योंकि अब ये मेरे साथ ज़्यादा नहीं हो रहा था, अब उसके साथ हो रहा था।
वो मेरे साथ किचन में खड़ा था जब हमने चीज़ें ज़मीन पर गिरते हुए सुना। मैंने हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव रहा हूँ और कभी कभी ये बहुत इंटेंस हो जाता है। आखिरी मर्तबा जो मेरे साथ उसके घर में हुआ वो 2013 में था। मैं उसके वालिद के काम में उनका हाथ बटा रहा था। वो किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे और मैं उनके लिए पैकिंग कर रहा था। जब मैं उनके भाई के कमरे में कोई चीज़ लेने गया तो पीछे अलमारी खुद ब खुद खुल गई और उसमें से कपड़े नीचे गिरने लगे। मैं घबरा गया और कांपता हुआ बाहर आया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं फ़ौरन घर से निकल गया और अपने घर भाग गया। माँ से बात करने के बाद हिम्मत की और वापस गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से दुआएं पढ़कर उसे कमरे में फूंकी और जैसे कि उसे मैंने बाहर निकाला हो जो भी था उस कमरे में। वो कमरे से तो निकल गया लेकिन घर से नहीं। मैंने उसी घर में हालवे में चलने की आवाज़ें सुनी जबकि उस घर में कोई पेट नहीं था उनका। मैंने पूरे घर में दुआएं पढ़ी और ताकि इससे महफूज रहूं और ये चीज़ यहाँ से चली जाए। उसके बाद उसके वालिदैन जब शहर से बाहर चले गए थे, मेरा दोस्त जो कि अब उस घर में अकेला था तो मैं भी उसके साथ उसी घर में स्टे कर रहा था। उसी रात मुझे उधर सोते हुए दोबारा डरावने ख्वाब आने लगे। कभी कभी मैं आंसुओं में उठता। एक 24 साल का लड़का होने के बावजूद मैं इतना बेचैन हो गया था कि सोते हुए मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया था। न जाने उस सपने में क्या क्या देख रहा था मैं। मुझे पता है कि मैं ऐसे वाक़यात से बच नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि घबराऊँ नहीं। अपनी ज़िंदगी के 49 साल में बहुत पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे। मेरे वालिदैन की वफ़ात के तीसरे दिन हमने उनके कमरे से अजीब गूंजने वाली आवाज़ें सुनी हैं। मैंने घर में एक काला बिल्ला देखा है जो मुझे नज़र आता है, जो शायद मुझे देख रहा होता है आते जाते, लेकिन जब दोबारा उधर गौर करके देखता तो उधर कोई नहीं होता। मेरी आखिरी कहानी मेरे साले की है जो कुछ साल पहले गुजर गया। तो गाड़ियों के रेडियो का चैनल खुद ब खुद चेंज होने लगा, वॉल्यूम ऊपर नीचे होने लगा और फिर एक ऐसा गाना चला जो वो ज़्यादातर सुना करता था, मेरा साला। कुछ दिन बाद जो कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही थी, मैंने न जाने अनजाने में ही लोग जैसे बोल देते हैं वैसे बोल दिया कि बाबा इसको पकड़ ले, इसको ले जा। कुछ दिन बाद मेरी बेटी का रवैया बदल गया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि रात को जब वो सोती है कोई उसे उठाकर बिस्तर से नीचे ज़मीन पर लिटा देता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो महसूस होता है जैसे कोई उसे फर्श पर घसीट रहा हो और उसका चेहरा बिस्तर के फर्श पर लगे रेशों से रगड़ खाता हो जब तक कि वो एक जगह रुक ना गई हो। जब उसने हिम्मत करके दोबारा आंखें खोली तो अपने आप को हमारे घर के हालवे के बीच में पाया। अब वो सिर्फ बिस्तर से उठकर नीचे ज़मीन पर नहीं बल्कि हालवे तक आ गई थी। वो फ़ौरन उठकर अपने कमरे में भागी और चादर से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने उसे मजबूरन वो बात बता दी कि मैंने उस रात जो कही थी और वादा किया कि कभी दोबारा नहीं कहूँगा। मैंने उसे कहा कि हमारे अपनों को सुकून से आराम करने देना चाहिए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि कभी कभी ना चाहते हुए रूहानी असर उससे गुजरकर हमारी ज़िंदगी में और बेचैनी पैदा कर देता है। ये वाक़या हमारे ताल्लुकात पर अच्छे और बुरे दोनों असरात लेकर आया। वो अब भी रूहानी असर को मानने से इनकार करती है और ये वाक़या भुला देना चाहती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।